हाय। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉप 10 इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। जिसमें सबसे पहला केस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो केशवानंद भारती का केस है। तो ये केशवानंद भारती केस था किसके किसके बीच, पहले वो समझते हैं। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच ये केस था जो 1973 का केस है। इस केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो लिमिटेशन ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। और इस केस से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म निकल कर आया है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये केशवानंद भारती थे कौन। तो ये केशवानंद भारती एक रिलीजियस मठ के क्या होते हैं, हेड होते हैं। और केरला गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म्स लाती है। तो देखते हैं इस चीज़ को डिटेल्स में आगे हम लोग समझते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच था जो 1973 का केस है। और इसका बैकग्राउंड क्या था, तो केशवानंद भारती एक रिलीजियस मठ के हेड होते हैं और केरला गवर्नमेंट इस साल एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाती है 1969। तो 1969 में केरला गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाती है। ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बोलता क्या है, तो ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हिसाब से जिसके पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन होगा वो सारा ज़मीन गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी और उस सारे ज़मीन को गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उस हिसाब से क्या था ना, केशवानंद भारती के मठ का सारा ज़मीन कहाँ चला जा रहा था, गवर्नमेंट के पास चला जा रहा था। जिसकी वजह से मठ का सारा जमीन गवर्नमेंट के पास चला जा रहा था, जिसको केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो जब ये केस पेंडिंग में रहता है तभी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या 3 अमेंडमेंट करती है, इस केस से रिलेटेड 3 अमेंडमेंट करती है। तो उन अमेंडमेंट को समझते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो गोलकनाथ केस जो 1967 का केस था, तो ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोली थी कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए 24th अमेंडमेंट करती है गवर्नमेंट। 24th अमेंडमेंट करती है 1971 में, जिसके तहत पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट। तो इस अमेंडमेंट में बोलती क्या है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी पार्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो ये 24th अमेंडमेंट था जो 1971 में आया था, जो क्या बोलता था कि पार्लियामेंट हैड पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलता था। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी साल लाया गया, जिसमें क्या बोला गया कि आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31C को इंसर्ट मतलब ऐड किया गया। और ये 31C था क्या वो समझते हैं। तो 31C ये बोलता था कि जब भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के तहत कभी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब समझते हैं 39B का मतलब क्या है, 39C का मतलब क्या है। 39B का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो वो रिसोर्सेज उस इंसान से लेकर लोगों में इक्वली बांट देना चाहिए। ये बी बोलता है। सी बोलता है कमजोर सेक्शन के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होना चाहिए और उसके लिए सोशल जस्टिस का प्रावधान होना चाहिए। तो इस चीज को लागू करने के लिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जा रहा है, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये 25th अमेंडमेंट 1971 बोलता है। और इसी में एक और पॉइंट ऐड किया गया कि जुडिशियल रिव्यू रेस्ट्रिक्टेड। तो ऐसे कोई भी लॉ पे सुप्रीम कोर्ट कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, मतलब उस केस पे सुप्रीम कोर्ट कभी सुनवाई नहीं कर सकती है। तो ये 2 पॉइंट बोला गया 25th अमेंडमेंट में। तो 25th अमेंडमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है, तो डीपीएसपी को स्ट्रांग बना दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को वीक कर दिया गया। तो ये बात समझते 25th अमेंडमेंट था। अब हम लोग समझते 25th के बाद एक और अमेंडमेंट लाया गया इसी लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो तीसरा अमेंडमेंट हम लोग समझते हैं। तो ये तीसरा अमेंडमेंट क्या था वो समझते हैं। तो तीसरा अमेंडमेंट 29th अमेंडमेंट जो 1972 में लाया गया, इसमें वो जो
केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1969 था, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। 9th शेड्यूल का मतलब है अगर किसी भी लॉ या रूल को हम लोग 9th शेड्यूल में अगर गवर्नमेंट ऐड कर देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो ये 3 लॉ को मतलब 3 अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाई थी जब ये केस पेंडिंग चल रहा था तभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं तो ये केस अब आगे चला कैसे। तो कोर्ट में जब ये केस डिस्कस होने लगा, मतलब इस पे जब सुनवाई होने लगा, तो क्वेश्चन क्या था सुप्रीम कोर्ट के पास? पहला क्वेश्चन यही था, कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है क्या? और दूसरा चैलेंज किया गया था, वो 3 अमेंडमेंट था। 24th समझे थे क्या बोल रहा था, वो तो अभी तुरंत ही समझे। 24th, 25th और 29। 24th यही बोल रहा था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज ला सकती है। सेकेंड हम लोग देखे थे 25th में आर्टिकल 31C को ऐड किया गया था, जिसमें क्या बोला गया था कि अगर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को जब भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करते समय अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाता है तो उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में। और उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट था कि जुडिशियल रिव्यू को रेस्ट्रिक्ट कर गया था, मतलब ऐसा कोई भी लॉ से रिलेटेड लॉ होगा, मतलब ऐसे कानून से रिलेटेड जो भी लॉ होगा उसको सुप्रीम कोर्ट जज मतलब रिव्यू नहीं करेगी, उसका सुनवाई नहीं करेगी। और तीसरा 29 था। 29 तो सिंपली ये किया गया था कि वो जो लॉ था केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था, जिसके वजह से 9th शेड्यूल का मतलब है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। तो ये समझे थे। तो इसी 3 जो अमेंडमेंट था इसको चैलेंज किया गया था, और ये क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को कैसे भी चेंज कर सकती है, ये क्वेश्चन था। तो देखते ये तो गवर्नमेंट साइड से क्या बोला गया था। तो गवर्नमेंट साइड से बोला गया कि पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर, पार्लियामेंट के पास क्या है, अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है अंडर आर्टिकल 368। 368 वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो किसी भी तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जजमेंट। तो इस केस का जजमेंट क्या आया था? तो ये केस का जजमेंट कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को इस केस का जजमेंट आया था। इस केस में टोटल 13 जज बैठे थे। तो 13 जज में से ये डिसीजन जो आया था 6-7 के माइनर मेजोरिटी से ये जजमेंट आया था। इसका की पॉइंट क्या था वो समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या देती है? तो सबसे पहला डिसीजन ये था, क्योंकि पहला अमेंडमेंट क्या था, पहला अमेंडमेंट समझते हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट यही था, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24 अमेंडमेंट यही था ना कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। इसी को ओवर रूल्ड करते हुए डिसीजन क्या देती है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को वो चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, उनका जो सोच था इनको बनाने के पीछे, वो सोच चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो बेसिक स्ट्रक्चर था जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करता है। तो इस तरीके से आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट 24 को कैसे ओवर रूल्ड करके पहला डिसीजन आया था। दूसरा डिसीजन इस्टेब्लिश जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू को इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में ले सकती है और उसको जुडिशियल रिव्यू मतलब उस पर जांच कर सकती है। ये यहाँ से आया था। ये सेकंड लॉ था ना, सेकंड हम लोग का अमेंडमेंट क्या था, इसमें एक चीज था जुडिशियल रिव्यू रेस्ट्रिक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था 24th अमेंडमेंट के हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी इस तरीके के लॉ को जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन इसी तरीके को अमेंड करते हुए इस्टेब्लिश कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू को। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर समझ आते हैं। और यहाँ से ये जो तीसरा पॉइंट था, प्लेस्ड केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 9th शेड्यूल, इसको इसी तरीके से छोड़ दिया गया, इसको वैलिड माना गया। मतलब ये जो था जुडिशियल रिव्यू रेस्ट्रिक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब इसको असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट सही मानी कि ये सही है, और इस चीज़ को भी सही मानी, लेकिन इसमें एक लाइन ऐड कर दी क्या, कि हम लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये
जजमेंट आया था। तो इस जजमेंट से केशवानंद भारती तो अपना ज़मीन क्या होता है, वो पर्सनल बैटल तो हार जाते हैं, उनका सारा ज़मीन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए अब जो संविधान है, ठीक है, तो पहले क्या था, पार्लियामेंट किसी भी तरीके से मनमानता क्या कर सकती थी, उसमें संशोधन कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कभी भी कोई संशोधन होगा तो वो तुरंत कहाँ चला जाएगा, संशोधन अगर होता है तो उसको अगर आप चैलेंज करते तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करेगी, सबसे पहले इसको जुडिशियल रिव्यू में लेकर इसको अच्छा से देखेगी। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, मतलब ये लॉ भारत में कानून नहीं बन सकता। ये समझ आ रहा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, इस चीज़ को अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, क्योंकि इस वर्ड के बारे में बहुत सुना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो अब इसके बारे में समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। तो ये देखते हैं व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बेसिक आइडेंटिटी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कुछ बेसिक आइडेंटिटी था, दैट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब जब वो बना था तो उसका कुछ आइडेंटिटी था जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, उसके ऊपर से बहुत सारा चेंज ला सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के पास वाइड पावर, मतलब बेसिक डॉक्ट्रिन आने की वजह से पहले क्या था, उसके पास अनलिमिटेड पावर था, लेकिन अब क्या, पार्लियामेंट हैज़ वाइड पावर, उसके पास बहुत पावर है, बट नॉट अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब एग्जाम्पल समझते कौन कौन सा चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आ सकता है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा भारत में कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू को भी क्या किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में ऐड कर दिया गया। डेमोक्रेसी, मतलब आप डेमोक्रेसी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं इसको डिक्टेटरशिप बना दे या इसको मोनार्ची नहीं बना सकते, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। या सेकुलरिज्म, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, तो ये सब जितना भी टर्म है ना, ये सब किस में आ जाता है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आ जाता है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट क्या बोली कि आगे जैसे जैसे केस होता जाएगा हम इस टर्म को और इलेबोरेट करते जाएंगे, जो जो टर्म आता जाएगा ना उसमें हम बताते जाएंगे कि और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ तक तो ये पूरा केस ऑलमोस्ट हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और पॉइंट बच गया है। नोट्स से हम लोग समझते हैं कि नोट्स यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में क्या था कि प्लेस्ड, अगर कोई भी लॉ या एक्ट 9 शेड्यूल में अगर रखा जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता उसका। इसी चीज़ को ओवरकम किया गया आईआर कोहेलो केस 2007 में, कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, अगर कोई लॉ 9 शेड्यूल में है फिर भी उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मतलब केशवानंद भारती केस में जो बोला गया था कि 9 शेड्यूल में अगर कोई लॉ रखा है तो वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है, उस चीज़ को ओवरकम कर दिया गया। बट इन कोहेलो केस में क्या क्लियरिफाई बोला गया कि अगर कोई भी लॉ या एक्ट 9 शेड्यूल में रखा हुआ है फिर भी उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के एलिमेंट को पास कराने के लिए, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो वो समझते हैं कि ये, तो पहला अमेंडमेंट तो अच्छे से समझ गए थे। इसमें बस एक चीज़ ऐड किया गया कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड, मतलब उसके पास बहुत पावर है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया था, इस चीज़ को तो गवर्नमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट सही बोली थी और इसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी थी। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक क्या है, जुडिशियल रिव्यू हम लोग को आज पता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट है, इसीलिए किसी भी लॉ का क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और इसको केशवानंद भारती केस में तो सही ठहराया गया था कि ये सही है, लेकिन बाद में इसको ओवरकम कर दिया गया आईआर कोहेलो केस में, जिसमें बोला गया 9 शेड्यूल में रखे हुए केस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका रिव्यू कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू कर सकती है। तो इस तरीके का हम लोग का ये पहला केस था। अब हम लोग नेक्स्ट केस में मिलते हैं नेक्स्ट